हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीटेट जनवरी 2023 वाला जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 2। एक पार्ट इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस का सेट कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। वो आप इसकी अपडेटेड प्लेलिस्ट मैंने लगाई हुई है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें आप चेक कर सकते हो। उसी के साथ बाकी भी हमने और भी सेट्स किए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, तो यू कैन विजिट दैट। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फॉर टुडे। Question number 1 is, a train starts from Guwahati on 31st August at 13:40। एक ट्रेन गुवाहाटी से चलती है 31 अगस्त को 13:40 पे। 13:40 मतलब हो गया 1:40 पे। एंड रीचेस बैंगलोर ऑन 2 सितंबर। ये चलती है हमारी 31 अगस्त को 13:40 पे और बैंगलोर पहुंचती है 2 सितंबर को at 15:20। If the distance between Guwahati and Bangalore is 2084, डिस्टेंस कितना है इनका 2084। What is the average speed of train? ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी? सॉल्व करते हैं इसको न्यूमेरिकल को। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 2084 किलोमीटर। टाइम क्या है 31 अगस्त को चलिए 13:40 पे और 2 सितंबर को पहुंची है 15:20 पे। तो कितना टाइम हो गया 31 अगस्त से 2 सितंबर तक, एक तो 48 आवर्स ही हो गए, प्लस ये वाला इनका टाइम डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच का 1 आवर 40 मिनट। जब हम इसको ऐड करेंगे टोटल टाइम को तो 48 प्लस 1 कितना हो गया 49 आवर्स 40 मिनट, और मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ गया 49 2/3 आवर। दैट इज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 149/3 आवर। अब हम एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना गिवन था 2084, टोटल टाइम कितना है 149/3, और इसको सॉल्व करेंगे 2084, ये डिवाइड वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2084 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 149, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 41.95 किलोमीटर पर आवर। अब ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या आंसर आया था हमारा 41.95 किलोमीटर पर आवर। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है 42। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 42 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ? इनमें से कौन सा एकदम करेक्टली डिफरेंस डिस्क्राइब कर रहा है जू एंड वाइल्ड लाइफ का? तो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसेस द एनिमल्स दैट फाउंड लोकली इन एन एरिया। ये तो बिल्कुल सही बात है। जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से एनिमल्स को हाउस करती है जो उसी एरिया में लोकली उनको मिल रहे हैं, बल्कि वाइल इन अ जू एनिमल्स आर ब्रॉट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर केप्ट। और जू में एनिमल्स पूरे वर्ल्ड से इधर उधर से लाए जाते हैं और उनको रखा जाता है। सो दिस आंसर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटेट। नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसा हैबिटेट प्रोवाइड करती है, नेचुरल हैबिटेट। हंटिंग एंड पोचिंग इज प्रोहिबिटेड इन जू। नहीं, हंटिंग और पोचिंग किस में प्रोहिबिटेड है, वाइल्ड लाइफ में। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज टिपिकली कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया। नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्ज एरिया में होता है। एक बार इसका डिफरेंस हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट इज जू इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। जू कौन सा एरिया है, जू वो एरिया है जहाँ पे हम एनिमल्स को किसके लिए रखा हुआ है हम लोगों ने, पब्लिक एग्जीबिशन के लिए। बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द एरिया वेयर जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हंटिंग और पोचिंग प्रैक्टिसेस प्रोहिबिटेड है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, जू आर द स्मॉल एरिया। जो जू है वो क्या है, स्मॉल एरियाज हैं, छोटे एरियाज हैं जहाँ पे एनिमल्स को केजेस में रखा जाता है। बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लार्ज एरियाज हैं जहाँ पे एनिमल फ्रीली रहते हैं और फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। जू कंटेन्स द एनिमल्स दैट ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्जीबिशन। और जू में डिफरेंट पार्ट्स से वर्ल्ड के एनिमल्स को लाया जाता है एग्जीबिशन के लिए। बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एनिमल्स है वो लोकली फाउंड होते हैं उस एरिया में। नेक्स्ट है, जू प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटेट। जू कैसा हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है एनिमल्स को,
आर्टिफिशियल हैबिटेट, क्योंकि हम उस हैबिटेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एनिमल्स को लेकर आ रहे हैं, हम वो सारा जो सिचुएशन है, सारी जो कंडीशन है, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया गया है। एग्जाम्पल क्या हो गया जू का, जैसे कि दिल्ली जू है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो गया, जैसे कि संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? समझ आ रहा है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड 5 cm into 10 cm sinks when immersed in water taken in a container. In which of the following action can be helpful in making this road float? हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड है, एक छोटी सी एल्यूमिनियम रॉड है 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की। जब हमने इस कंटेनर में पानी में रखा इसको, तो फिर क्या हुआ, ये जो रॉड है इट सिंक्स, ये रॉड सिंक हो गई, डूब गई। अब हम क्या करें ऐसा कि इस रॉड को हम पानी में यहाँ पे फ्लोट करा दें। तो एडिंग मोर वाटर टू कंटेनर, अगर इस कंटेनर में ज़्यादा पानी डालेंगे तब ये फ्लोट करेगी? नहीं, क्योंकि तभी भी इसका ब्यूएंट फोर्स जो है वो उतना ही लग रहा है, इससे तो नहीं कर सकते हम। सेकेंड इज रीशेपिंग द रॉड इन द शेप ऑफ बोट। यस, अगर हम इस रॉड को बोट की शेप में रीशेप कर दें, जिससे कि अगर हम इसको रॉड को बोट की शेप में रीशेप करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि ये जो रॉड है वो फ्लोट करेगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्लास 6 टीचर begins to teach the property of material by first explaining the structure of atom and the concept of element and compound। एक क्लास 6 की टीचर है, उसने प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। सबसे पहले उसने पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स पढ़ाए, कंपाउंड्स पढ़ाए। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर वैलिडिटीज इज बीइंग वायलेटेड इन दिस केस? इसमें से कौन सी करिकुलर वैलिडिटी वायलेट हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है इस केस में? देखो, क्लास 6 की टीचर है, 6 क्लास में वो बच्चों को क्या पढ़ा रही है? एटम पढ़ा रही है, एलिमेंट्स पढ़ा रही है, कंपाउंड पढ़ा रही है। तो इट मीन्स जो क्लास 6 के बच्चे हैं, जो बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हैं, 11-12 साल के बच्चे हैं, उन लोगों ने अभी एब्स्ट्रैक्टली थिंक करना शुरू भी नहीं करा है ढंग से। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनमें पूरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए होती है, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो वो बच्चे समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको टीचर पढ़ा रही है। तो कौन सी करिकुलर वैलिडिटी वायलेट हो रही है इस केस में? कॉग्निटिव। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द प्रोसेस स्किल्स इन कॉलम ए विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिकेटर्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में प्रोसेस स्किल्स हैं और ये बी में इसके इंडिकेटर्स। इसको हम मैच करते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग को किससे हम मैच करेंगे? ऑब्जर्व हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हम ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि उनकी जो सिमिलैरिटीज है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जर्विंग को हम किससे मैच करेंगे? आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटीज। सो ए का क्या हुआ? फोर्थ। तो ए का फोर्थ हम मैच करेंगे, किसमें हुआ? फर्स्ट आंसर नहीं होगा, फोर्थ आंसर नहीं होगा, या तो सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। अब हम मैच करते हैं। सेकंड इज हाइपोथेसाइजिंग। तो हाइपोथेसाइज हम किसकी बना सकते हैं? अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स। इट मीन्स बी का क्या हुआ? फोर्थ, सेकंड आंसर हुआ। ठीक है, हम लेकिन बाकी और मैच कर लेते हैं। प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्टिंग हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं टू एक्सट्रापोलेट टू अनफैमिलियर सिचुएशंस। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं हम? कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बाय डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स यूजिंग ग्राफ्स एंड टेबल। जो हमारे रिजल्ट्स हैं हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ्स को, टेबल्स को यूज करके हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग। क्या डिजाइन कर सकते हैं हम? फंक्शनल मॉडल्स बना सकते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू टीच हर स्टूडेंट्स अबाउट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस इन प्लांट्स,
A class 8 teacher began by defining the process of photosynthesis and then listing the various factors required for photosynthesis via sunlight, water, air. She then engaged her students in a group project in which they themselves verified the importance of each factor over the next few days. How would you evaluate this strategy from the point of view of inquiry oriented pedagogy? तो क्या क्वेश्चन है ये? एक टीचर है, क्लास 8 की टीचर है, वो क्या कर रही है? क्लास 8 की टीचर क्या कर रही है? वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने बच्चों को पढ़ा रही है। सबसे पहले टीचर ने क्या किया? क्लास में आई, क्लास में एंटर किया, देन फर्स्ट ऑफ ऑल शी स्टार्टेड विद द डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफाइन किया, फिर जो वेरियस फैक्टर्स हैं रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस उनको लिस्ट किया, एंड देन शी इंगेज हर स्टूडेंट्स। फिर उसने अपने बच्चों को इंगेज किया ग्रुप प्रोजेक्ट में, जिसमें बच्चे खुद से इन विच दे themselves verified the importance of each factor, हर एक फैक्टर की वो इम्पोर्टेंस खुद से देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो हाउ वुड यू इवेल्युएट दिस स्ट्रैटेजी? इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे इवेल्युएट करोगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी? ऑप्शंस देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन इज द स्ट्रैटेजी इज एप्रोप्रिएट बिकॉज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाज लेड आउट राइट इन द बिगनिंग। ओके, हो सकता है ये आंसर। Second is the strategy is inappropriate because the teacher have explained the chemical reaction of photosynthesis also in the beginning. नहीं, हमसे ऐसा तो नहीं कहा कि chemical reaction बताइए टीचर ने। Third is the strategy is appropriate but it should have been done as individual activity and not as group project. ये भी नहीं, क्योंकि हम group project पे, group activities पे ज़्यादा focus करते हैं। Next is the strategy is inappropriate because its perspective and there is no scope for investigation. ऐसा भी नहीं है। So our answer is option number 1, क्योंकि टीचर क्या कर रही है? सबसे पहले एक फ्रेमवर्क, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रही है, एक बच्चों का फाउंडेशन ले कर रही है, और उसके बाद फाउंडेशन ले करने के बाद टीचर इज इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप एक्टिविटी ऑल्सो, जिससे कि बच्चे अपने आप से चीज़ों को क्या कर सके, चीज़ों को डिस्कवर कर सके, वेरीफाई कर सके, इंक्वायर कर सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। ये सारा ऑनलाइन क्वेश्चन आए थे, ये सारे सेम क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट जनवरी में आए थे 2023 में, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, सारे ये वही क्वेश्चन है। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन डू प्रेस द लाइक बटन। नाउ the next question is, a teacher wanted her students to investigate the effect of length of a simple pendulum on its time period. She guided her students to set up an experiment based on varying the factor of interest while holding the other factors constant across situation. Which of the following statement would be correct about the experiment they set up for this purpose? इसमें क्या हो रहा है? एक टीचर इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम का उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। शी गाइडेड हर स्टूडेंट्स टू सेटअप एन एक्सपेरिमेंट। उसने अपने बच्चों को गाइड किया एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने के लिए, बेस्ड ऑन वेरिंग द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल होल्डिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो। उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली आप खुद से वेरीफाई करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? क्या करेक्ट होगा? Length of pendulum would be dependent variable. Length of pendulum dependent है? No. Length of pendulum would be controlled variable. No, controlled भी नहीं है. Time period of pendulum would be dependent variable. Yes, time period जो है pendulum का वो क्या है? Dependent variable. And time period of pendulum would be controlled variable. No. So answer is option number 3. इसी के साथ चलते हैं next question पे. Identify the inference from among the following statements. All species produce a large number of offspring than the number which survive to become adults. No. Production of more individual of a species than the environment can support lead to struggle for existence among them. Yes. Individuals of population vary extensively in their characteristics. No. Populations tend to remain stable in size excepting seasonal fluctuations. No. So answer is option number 2 in this case. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following is not an objective of organizing group activities in science class? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए
फर्स्ट इज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क विद ईच अदर फॉर कॉमन गोल, बच्चों को एनकरेज करें जिससे कि हम वो एक ही कॉमन गोल की लिए सारे एक साथ बच्चे वर्क करें। यस, ये तो होना चाहिए। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू कॉम्पीट विद ईच अदर, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करें, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं होना चाहिए। थर्ड इज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। यस, हम इसीलिए तो ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे क्या सीखे, एक दूसरे से चीजें सीखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को कोई एक चीज आती है, पर्टिकुलर टॉपिक आता है और वो दूसरे को नहीं आता, तो व्हाट वी वांट कि दैट चाइल्ड शुड आल्सो लर्न दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम अनदर चाइल्ड। नेक्स्ट इज टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इससे बच्चों को, ग्रुप एक्टिविटीज से बच्चों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन set out on a voyage when he was 22 years old. The studies that he conducted during this voyage provide a deep understanding about the variety of life on Earth. After he got back to England, he stayed there. वो वहीं पे रहा और उसने various experiments करे और hypothesis बनाई। Then फिर evolution took place due to natural selection. He would have been enlightened by Mendel's के experiments को उसने enlighten किया, but these two gentlemen did not know of each other's work. लेकिन इन दोनों को एक दूसरे का वर्क नहीं पता था। तो question is, which of the following understanding about science and scientific activities is supported by the above? क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज hypotheses are always formed prior to experiment. Yes. Sharing of work among scientists can be beneficial. अगर दोनों, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट एक ही उस पे टॉपिक पे काम कर रहे थे, एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, अगर दोनों आपस में एक दूसरे का वर्क शेयर करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following would be the most appropriate way to teach class 6 students about the phases of moon and varying positions of constellation in the sky? अगर हमें क्लास 6 के बच्चों को phases of moon पढ़ाना है और उनकी positions पढ़ानी है constellation में, तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास डिस्कशन इन विच स्टूडेंट शेयर देयर एक्सपीरियंस। ओके, कर सकते हैं। टेकिंग स्टूडेंट्स टू विजिट टू प्लेनेटेरियम एंड आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, बच्चों को प्लेनेटेरियम ले जाओ और वहाँ पे उनके क्वेश्चंस को आंसर करो। थर्ड इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई फॉर 2 months एंड रिकॉर्ड एंड डिस्कस देयर ऑब्जर्वेशन। बच्चों से कहो कि नाइट स्काई को आपको 2 month तक ऑब्जर्व करना है, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, फिर उसको डिस्कस करो। एंड फोर्थ इज गुड एनसाइक्लोपीडिया लेकर आओ साइंस पे टू एक्सप्लेन द रेलेवेंट टॉपिक। ये तो होगा नहीं, इसमें टीचर कर रहे हैं। व्हाट वी नीड कि बच्चे खुद से करें एक्टिवली। वी वांट द एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जिसमें बच्चे खुद से इंक्वायर कर रहे हैं, खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं चीजों को, वो क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। हम वो आंसर कलेक्ट चूज करते हैं जिसमें बच्चे अपने आप को खुद एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन साइंस? इनमें से कौन से सुटेबल इंडिकेटर है जो बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में असेस कर रहे हैं? फर्स्ट इज मेजर फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग एप्रोप्रिएट एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइस। नहीं। सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेट एन अवेयरनेस अबाउट द कंटेम्प्रेरी रिसर्च ट्रेंड्स। थर्ड, derive formulae, equations and laws। या फोर्थ, uses correct scientific conventions and symbols। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे साइंस में इंटरेस्ट है? कि वो मेजर कर पा रहे हैं चीजों को? नहीं, इससे तो नहीं। कि वो फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। कि वो करेक्ट साइंटिफिक कन्वेंशन और सिंबल को यूज कर पा रहे हैं? नहीं। जिससे कि बच्चे अपने अवेयर है अबाउट द कंटेम्प्रेरी रिसर्च ट्रेंड्स। जो भी रिसर्च हो रही है उसके लिए बच्चे अपने आप से अवेयर है, वो एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहे हैं, साइंस जर्नल्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा। पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीज़ों में, उससे हमें पता चलेगा कि बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which of the following is a desirable strategy to be followed by science teachers in encouraging इंक्वायरी ओरिएंटेड लेबोरेटरी वर्क? इनमें से कौन सी डिजायरेबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए साइंस टीचर के थ्रू जो एनकरेज कर रही है बच्चों को इंक्वायरी ओरिएंटेड लेबोरेटरी वर्क के लिए? फर्स्ट इज क्लास शुड बिगिन विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टास्क बाय टीचर।
क्लास टीचर खुद से ही शुरू करे डेमोन्स्ट्रेट करके किसी टॉपिक को. सेकेंड, स्टूडेंट शुड बी हेल्प टू वेरीफाई द प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन टॉट टू देम. जो बच्चों को प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं वो बच्चे वेरीफाई करें. थर्ड, क्लास शुड बिगिन बाय पोजिंग अ प्रॉब्लम. बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दो और फिर उससे क्लास स्टार्ट करो. या फोर्थ, फोकस शुड बी ऑन लीडिंग स्टूडेंट्स टू रीच द करेक्ट आंसर. फोकस बस हमारा ये होना चाहिए कि बच्चे करेक्ट आंसर पे पहुंच जाए. उन्हें कुछ समझ आ रहा है, कुछ कर रहे हैं वो, ये हमारा फोकस नहीं होना चाहिए. तो ये तो बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो हमें इंक्वायरी ओरिएंटेड क्या होना चाहिए, जिसमें बच्चे इंक्वायर कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अपना कॉग्निटिव एप्लीकेशन कर रहे हैं. तो इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्लास शुड बिगिन बाय पोजिंग अ प्रॉब्लम. ये इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है जिसमें बच्चे खुद से इंक्वायर कर रहे हैं, खुद से चीजों को सीख रहे हैं. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. सो वी हैव कंप्लीटेड जनवरी 2023 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. पार्ट 1 हमने दूसरी वीडियो में किया है, यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो. और मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपडेट की हुई है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की, आप उसको चेक कर सकते हो. वहाँ पे आपको सारे सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे साइंस के. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. बाय बाय.